नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत हम एक डेली करंट अफेयर वीडियो को लेकर आते हैं, जिसमें हम न्यूज़पेपर से लिए गए टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित एक एमसीक्यू पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के वीडियो में हम कौन से 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है डार्क मैटर। देखिए, द हिंदू में इसको लेकर एक एडिटोरियल आया था जिसमें बताया गया था कि डार्क मैटर के लिए एक जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक्चुअली वो शुरू हो चुका है। हालांकि इसको लेकर पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन नए एक्सपेरिमेंट की वजह से ये न्यूज़ में था, तो इसको हम समझेंगे। साइंस एंड टेक का ये आपका टॉपिक हो जाता है। सेकेंड हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि सरकार जो है नए नियमों को लेकर आ रही है। उन नए नियमों की वजह से जो वन अधिकार कानून है, जो वन संरक्षण कानून है, इनके द्वारा जो कुछ राइट्स दिए गए थे ट्राइब्स वगैरह को, उनको लेकर सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है। तो मैंने इसी वजह से इस टॉपिक को 2 पार्ट में तोड़ा था। पहली वीडियो में मैंने आपको एफआरए एक्ट के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम वन संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। फिर देखिए, तीसरा है राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, तो ये न्यूज़ में हो जाता है। और ये राष्ट्रीय प्रतीक जो हमने अपना लिया है, ये कहाँ से लिया है? तो सारनाथ जो स्तंभ है, ठीक है, वहाँ से लिया है। तो उसको पढ़ना आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर रुपये में वैश्विक व्यापार निपटान। आरबीआई ने जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुपये में भी हो सके, इसके लिए नए गाइडलाइंस, नए रूल्स जारी किए हैं, इसीलिए ये टॉपिक हमें पढ़ना होगा। 5th टॉपिक है विश्व जनसंख्या संभावना 2022। अभी देखिए, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो इसके बाद ही यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये जो रिपोर्ट है विश्व जनसंख्या संभावना 2022, ये देखिए रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अभी हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, डेट इज डार्क मैटर, द सर्च फॉर द डार्क मैटर, इस नाम से एडिटोरियल आया था। तो देखिए, यूएस में जो साउथ डकोटा है, वहाँ पर LUX जैपलिन LZ नामक एक डार्क मैटर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वर्तमान में ये दुनिया का सबसे ज़्यादा संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। अब ये बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मशीन क्यों कही जा रही है? इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, इस मशीन से डार्क मैटर का पता करने के लिए जहाँ पर ये स्टैब्लिश है, वहाँ पर सिर्फ 1 ग्राम धूल ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, इससे ज़्यादा बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट भी आप बना लेंगे तो 1 ग्राम धूल मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो देखिए, इस तरह के इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने वाली ये एक मशीन बनाई गई है। देखिए, यह पृथ्वी पर इस प्रकार की क्या है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मशीन है। ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद देखिए, डार्क मैटर क्या है, सबसे पहले तो यही पढ़ा जाए। 2 चीज़ों से, शब्दों से जुड़कर ये बना हुआ है। एक है आपका डार्क, दूसरा है मैटर। डार्क का मतलब क्या है? डार्क का मतलब ये गहरा है ना, अंधेरे में है। तो देखिए, एक्चुअली में ऐसा ही है। ये डार्क मैटर हमें अपनी खुली आंखों से क्या, बल्कि अलग अलग मशीनी उपकरणों से भी दिखाई नहीं देता। मतलब जो हमारा प्रकाश है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है मैटर। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, वो मास यानी द्रव्यमान के साथ क्रिया करता है। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो हम कहते हैं वो एक मैटर है। तो ये देखिए, प्रकाश के साथ भले कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के साथ क्रिया करता है, मतलब कि एक मैटर है। तो डार्क है और एक मैटर है। ये तो हुई कि किन शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। अब देखिए, हमारा ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, इसमें से जो 5% है वो दृश्यमान है, बाकी की सारा हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि 95% ऑफ द थिंग्स या तो डार्क एनर्जी से बनी हुई है या डार्क मैटर से बनी हुई है, ठीक है। और ये जो जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सोचिए सिर्फ 5% ही है। डार्क मैटर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि
कोई भी जानकारी हमें इसके बारे में नहीं है। इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, एक परिकल्पना है, ये वैज्ञानिक परिकल्पना है जिसके माध्यम से ये माना गया है कि बहुत सारी चीज़ों की जो व्याख्या नहीं हो पाती है उनकी व्याख्या हम डार्क मैटर है ऐसा मानकर करते हैं। और इसकी वजह से देखिए वैज्ञानिक जो है कहते हैं कि डार्क मैटर है। शायद मैंने आपको थोड़ा सा मुश्किल करके समझा दिया, मैं आसान कर देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले इसको देखिए, कई भौतिक वैज्ञानिक दृढ़ता से ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का जो पूरा दृश्य भाग है उसको बोलते हैं बैरोनिक पदार्थ, यानी कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो दृश्य है, उसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है बैरोनिक पदार्थ। ठीक बात है। ये इसमें मौजूद सभी पदार्थों का क्या है, केवल 5% है। उनका मानना है कि बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। अब डार्क मैटर की क्या विशेषता है, ये डार्क क्यों है? तो देखिए, दरअसल डार्क मैटर अपने द्वारा उत्सर्जित सौर विकिरण से पहचाने नहीं जा सकते, जबकि अन्य पदार्थ अपने द्वारा उत्सर्जित विकिरण से पहचाने जाते हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें दृश्यमान हैं दरअसल वो क्या करती हैं, जो सूर्य की ऊर्जा उन पर पड़ती है, सूर्य की जो लाइट उन पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है। वही रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों के रेटिना से मिलता है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सूर्य के विकिरण के साथ कुछ एक्टिविटी करती है, कुछ क्रिया करती है, वो हमें दिखाई देती है। लेकिन डार्क मैटर के साथ प्रॉब्लम यही है, ये कोई भी प्रकाश अभिक्रिया में शामिल ही नहीं होता। ठीक है, यानी कि सूर्य की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं करता है। कुछ ऐसे ब्लैक होल में भी होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इस वजह से इसको पहचान हम नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो तारों की गति है उससे इसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, डार्क मैटर की खासियत ये है कि जो डार्क मैटर है वो बैरोनिक मैटर मतलब क्या, जिसको हम देख पाते हैं, और डार्क मैटर क्या, जिसको हम नहीं देख पाते। तो ये दोनों आपस में देखिए कोई क्रिया नहीं करते हैं। राइट, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भैया फिर हमें कैसे पता चला कि डार्क मैटर है? देख हम पाते नहीं, आज तो कोई सब्सटेंशिएट टाइप की खोज हो नहीं पाई है, कुछ ज़्यादा प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो ये अवधारणा आई कैसे? तो दरअसल होता क्या है, जो न्यूटन के भौतिकी के नियम हैं उन नियमों की वजह से सौर मंडल में जो पिंडों की अपनी गति है, या फिर बेसिकली कह लीजिए जो ग्रहों की गति है, उसकी व्याख्या तो हो जाती है। भाई भौतिकी के नियम जिस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करते हैं उस तरीके से ग्रहों की गति भी देखिए हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा का जो डिस्क है, उसका जो चक्रक है, दरअसल उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। राइट है। देखिए दरअसल होता क्या है, जो आकाश गंगा है वो कुछ सर्पिल आकार की होती है, जनरली इस तरह की होती है। तो अब एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पर हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है सिर्फ उतनी ही चीज़ें हैं, तो जितनी भी तारे, जितनी भी चीज़ें इस आकाश गंगा के अंदर है, वो सारे के सारे भौतिकी के जो नियम कहते हैं उसके अनुसार ही गतिमान होने चाहिए। लेकिन आकाश गंगा के एकदम एज पे जो तारे होते हैं, इनकी गति दरअसल कुछ अलग ही प्रकार की होती है। ठीक है, और इस गति की व्याख्या भौतिकी के नियमों के द्वारा नहीं होती। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ये माना कि शायद कोई ऐसा मैटर है इस आकाश गंगा के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से तारों की गति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई मैटर बहुत सारा फंसा हुआ मैटर है, उसमें तारे फंसे हुए, तो उनकी स्पीड थोड़ी सी क्या होगी, स्लो होगी। लेकिन उसी मैटर से जब चीज़ें दूर हो जाएंगी तो उनकी स्पीड क्या है, थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने ये माना क्योंकि हम आकाश गंगा के तारों की गति की व्याख्या भौतिकी के सामान्य नियमों के माध्यम से नहीं कर पाते, तो शायद यहाँ पर कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगती है, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने माना डार्क मैटर है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी मुश्किल लग रही हो, लेकिन एग्ज़ाम में इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछने जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा, उतना अगर आप समझ जाएंगे तो आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, बाहरी किनारे पर
तारों के घूमने की जो गति है वो न्यूटन के सिद्धांत द्वारा बताई गई गति से कहीं ज़्यादा थी। ठीक है, यानी कि एज पर जो तारे थे वो ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं। यहीं से डार्क मैटर की अवधारणा आई, जिसे उस अतिरिक्त गुरुत्व खिंचाव के लिए जिम्मेदार माना गया जो तारों की गति जो है प्रदान कर रहा था। राइट, तो देखिए मानकर ये चलिएगा कि क्योंकि एक सिद्धांत जो हमारे पास था उससे हम कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे थे, तो मतलब वहाँ पर कुछ और चीज़ भी है भाई, तभी कुछ सी चीज़ की व्याख्या करने के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने मान लिया वहाँ पे डार्क मैटर है। ठीक है, यहीं से जो है डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट का जो है जन्म हुआ। ठीक बात है, ये तो हुआ जन्म कि अच्छा एक सिद्धांत से व्याख्या नहीं हो पा रही तो दूसरे से कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है वो ठीक है या नहीं, डार्क मैटर है या नहीं, ये किस एवज पर जो है वैज्ञानिक कहते हैं। तो देखिए दूसरा प्रमाण ये है, जो अगर कोई सिंपल मटेरियल होता, कोई साधारण मैटर होता, साधारण पदार्थ होता, वो आकाश गंगा में मौजूद पदार्थों को एक साथ रखने के लिए मजबूत और पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब आकाश गंगा के अंदर जो तारे हैं वो बेसिकली इकट्ठे कैसे हैं, क्योंकि नॉर्मल मैटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उनको बांधे रखने के लिए, उनको अपनी ओर खींचने के लिए तो इनफ ही नहीं है। तो अगर सिर्फ यही मैटर होता तो तारे आकाश गंगा से बिखर गए होते और उनको हम लोस्ट स्टार बोलते। ठीक है, वो उस आकाश गंगा में जो एकदम अपनी अपनी जगह पे फिक्स है, जो बेसिकली एक गति कर रहे हैं, तो उनको मतलब कोई ना कोई चीज़ अपनी ओर खींच कर वहाँ बांधे हुए है। तो वो जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण है वो दरअसल उस मैटर से आ रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए वैज्ञानिकों ने मान लिया कि डार्क मैटर का प्रूफ है। ठीक है, एक और तीसरा प्रूफ है जो समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको जस्ट हल्का सा हिंट दे देती हूँ। जब दो आकाश गंगाएं आपस में मिलती है तो बीच में तारों के एक छड़ का निर्माण होता है। दरअसल उस छड़ की व्याख्या भी सामान्य सिद्धांतों के अनुसार नहीं हो पाती, उसकी व्याख्या भी ब्लैक मैटर को मानकर हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे तब तक जब तक हम कोई अदृश्य मैटर वहाँ पर ना मान ले। तो क्योंकि जैसे ही हमने एक अदृश्य मैटर मान लिया तो हम इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करने में कामयाब रहे, तो वैज्ञानिकों ने मान लिया कि भाई डार्क मैटर जैसी कोई चीज़ है, अब हमें उसे जो है खोजना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसी तरह ब्रह्मांड के जो बड़े खगोलीय पिंड हैं वो एक साथ हैं, इसके लिए मैटर के एक अन्य रूप की क्या है हमें आवश्यकता होगी, ये वाली चीज़। अब देखिए डार्क मैटर के बारे में हमें अब तक इतना साइंस विज्ञान आगे बढ़ गया है फिर भी पता क्यों नहीं चल पा रहा है। तो इसके कारण क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें जितने भी ये कण हैं, हर कण पर 4 फोर्स काम करती है। एक आपका क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक हाई होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, एक आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। क्योंकि तारों का प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चली गई, लेकिन जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण वाला बल है वो दरअसल डार्क मैटर के कणों पर भी काम करता है, लेकिन वो इतना वीक होता है, उसके सिग्नल या उसको पता करना इतना मुश्किल होता है कि जो बाकी कणों पर काम करने वाली बाकी फोर्स है उसके बीच में वो खो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर हमें डार्क मैटर का पता करना है तो बाकी सारी फोर्स से हटाकर उस वीक गुरुत्वाकर्षण की फोर्स के बेस पर हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था, अब याद कीजिए कि एक बहुत सेंसिटिव मशीन के द्वारा हम इसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे 100 ग्राम धूल भी नहीं रह सकती, क्योंकि अगर धूल के कण होंगे तो उन पर जो हमारे ब्रह्मांड के 4 बल हैं वो काम करेंगे और उनके सिग्नल के बीच में डार्क मैटर पर काम करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है उसके सिग्नल हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से डार्क मैटर को खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि डार्क मैटर किस चीज़ से बने हुए हो सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन्स जो है, जिसके बारे में बहुत पहले मैंने आपको पढ़ाया था, वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं। न्यूट्रॉन्स देखिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों न्यूट्रॉन्स हर एक सेकंड हमारे शरीर के आर पार गुजर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी भी वो गुजर रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के साथ बल्कि किसी भी अन्य चीज़ के साथ कोई क्रिया ही नहीं करते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन उनको कह दिया गया है। ठीक है,
तो डार्क मैटर भी ऐसे ही है, बस पड़ा हुआ है, कुछ वो इंटरेक्ट तो करता नहीं किसी से, लाइट से तो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, थोड़ी सी कम है। वैज्ञानिकों का ये कहना है अगर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते तो मे भी वो डार्क मैटर माने जा सकते थे, तो वो तो नहीं है। अब वैज्ञानिक अन्य चीज़ों पर जो है रिसर्च कर रहे हैं कि क्या एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो डार्क मैटर हो सकती है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक समझा पाने में मैं सफल रही होंगी। साइंस इंडेक्स के टॉपिक हिंदी में पढ़ाने थोड़े से मुश्किल तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक बार इसको फिर से ट्राई करने की कोशिश करूँगी। अब जितना भी हमने समझा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। डार्क मैटर जिसका भी हमें पता नहीं है, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो केवल 5% है यूनिवर्स का, बाकी 95% दो चीज़ों से मिलकर बना है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। ठीक बात है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इसको पता करने के लिए, इसमें से एक आपको कहाँ पर है, यूएस में है, इतना पता चल गया। दूसरी बात क्या रखनी है, प्रकाश के साथ ये कोई क्रिया नहीं करता है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्रिया करता है, बहुत वीक तरीके से, ठीक है। न्यूट्रॉन्स वगैरह हम सोच रहे हैं कि शायद डार्क मैटर हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता किया है ये नहीं है। बस इतना सही याद कर लेंगे, जो मैंने एंड में बताया काम बन जाएगा। आइए अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं। ज़ेनॉन 1T प्रयोग दोहरे चरण का है, मतलब तरलहर गैस है, ये ज़ेनॉन तकनीक का जो है एक उपयोग करता है। ये डार्क मैटर के प्रयोग के लिए इटली में भूमिगत स्थित है। ठीक बात है, मैंने अभी जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया वो कहाँ पर है, यूएस में, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये इटली में है, ठीक है। मैंने जिसका नाम बताया था उसका नाम क्या था, एक बार देख लेते हैं, मुश्किल सा नाम है, एल से शुरू होना था, LZ करके है, ठीक है, लक्स जेपलिन। इसका नाम क्या है, इसका कुछ और है, ज़ेनॉन 1T है। तो भैया पढ़ा कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और है। वो इसलिए है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट भी डार्क मैटर के लिए हो रहा है, वो न्यूज़ में है, और ये एक्सपेरिमेंट में डार्क मैटर की खोज करने के लिए पहले से चल रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के रूप में दिया है। तो ये भी क्या है, ठीक है, राइट। दूसरा क्या स्टेटमेंट है कि जो डार्क मैटर के कण हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन मतलब प्रकाश वाला हो गया। मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्मांड में 4 बल हैं, लेकिन डार्क मैटर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला काम नहीं करता है, केवल ग्रेविटेशनल वाला काम करता है। तो प्रकाश वाली कोई भी चीज़ डार्क मैटर के कंटेक्स्ट में क्या है, गलत हो जाएगी। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल हमारा पहला सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, वन संरक्षण अधिनियम, फेलिंग द फॉरेस्ट। यहाँ पर एक एडिटोरियल आया था, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें ये बताया हुआ था ना सिर्फ NGO, ना सिर्फ जो आप कह सकते हैं वाइल्ड एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, इन्होंने जो ये ट्राइब्स हैं, ये जो फॉरेस्ट के अधिकार है, इनको फेल किया है। आपसे गवर्नमेंट को ही ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि जो NGO हैं, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ग्रुप हैं, ये भी एक्चुअली कहीं ना कहीं अपने हितों के अनुसार काम करते हैं। ये चीज़ इस एडिटोरियल में बताई गई थी, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर बात की जाए प्रीलिम्स की, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 और हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। FRA को पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आज हम इस वाले को पढ़ेंगे। तो देखिए, वनों के मामले पर जो पहला कानूनी मसौदा भारत में आया था, वो दरअसल भारतीय वन अधिनियम 1865 के रूप में आया था। इसको जो बाद में बदल दिया गया ब्रिटिश काल के टाइम पर, भारतीय वन अधिनियम 1927। लेकिन क्योंकि इसको अंग्रेज लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही हितों के लिए लेकर आए होंगे, भाई वो हमारा भला तो क्या करेंगे, और वनों की चिंता तो उस टाइम पे किसको ही थी, ठीक है। तो देखिए, ये पूरी तरह से ब्रिटिश हितों तक ही क्या है, सीमित था, ठीक बात। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें देखिए, वन उपज को रेगुलेट करना, लकड़ी और जो अन्य फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन पर टैक्स लगाना, जो बाद में सरकार के लिए रेवेन्यू का एक सोर्स बन जाए, ये इसका उद्देश्य था। यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक गवर्नमेंट जो थी वो अपने हितों के लिए नियम लेकर आई थी। फिर देखिए, बाद में भारत हुआ आज़ाद और वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया, क्योंकि बहुत डिमांड उठने लग गई थी, बहुत जागरूकता बढ़ गई थी कि फॉरेस्ट जो एक्ट है, इस तरह की एक पॉलिसी लेकर आई जाए और वनों के भी कुछ अधिकार सुनिश्चित किए जाए, वनों को प्रोटेक्ट करने की भी बात की जाए। तो अब ये वाला जो एक्ट है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था और इसने गैर वन उद्देश्यों के लिए वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि नॉन फॉरेस्ट यूज
का कोई भी चीज़ है उसके लिए आप फॉरेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि कुछ अपवाद भी दिए गए थे, जैसे चाय के बागान, ठीक है, कॉफ़ी के बागान, इस तरह की चीज़ें करने के लिए आप यूज़ कर सकते थे। बट जनरली ये कहा गया कि जो वन है उसका गैर वन उद्देश्यों के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या था, वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना और देश के हर एक फॉरेस्ट को क्या है, कंजर्व करना, वृक्षारोपण कर वनों को पुनर्जीवित करना, वनों की वृद्धि को बढ़ाना है, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसको जो है बढ़ाना है, ठीक बात है। वन जैव विविधता के नुकसान को रोकना है, ठीक है। फिर वनों को कृषि भूमि, चारागाह भूमि, व्यवसाय या आवासीय इकाइयों के भवन में बदलने से रोकना। आप भैया ये जो वन है इनको काट कर वहाँ पर चारागाह नहीं बना सकते हो, वहाँ पे कोई मकान नहीं बना सकते हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हो, ऐसा जो है इस एक्ट के द्वारा कहा गया। हालांकि टाइम टू टाइम नए नए रूल्स गवर्नमेंट लेकर आती रहती है, नए नए अपवाद निकालती रहती है, और फिर हम सब जानते ही हैं कि वन ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं थी, मैंने पूरा ये एक्चुअली एक्ट पढ़ा था, इसमें से जो आपके काम की चीज़ें थी वो मैं लेके आई हूँ। एक है आपकी धारा नंबर 2। ये जो धारा नंबर 2 है ये कहती है कि राज्य सरकार और जो अन्य प्राधिकरण है वो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कुछ मामलों में कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित है। यानी कि कुछ ऐसे मामले इसमें दे दिए गए जो एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जिन पर केंद्र सरकार की प्रायर परमिशन के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अन्य प्राधिकरण है वो जो है नियम कानून नहीं बना सकती, ठीक है। वन भूमि का या उसके किसी भी भाग का गैर वन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को पट्टे के रूप में किसी निजी व्यक्ति को या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किसी व्यक्ति या संगठन को नहीं सौंप सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि पट्टे के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते। इसी को लेकर फिर बाद में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। आदिवासी लोगों को इवैक्शन करना शुरू कर दिया गया था कि भैया जंगलों से निकलो, जंगलों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाद में फिर चीज़ें बातचीत हुई और पता चला कि जो आदिवासी है और जो जंगल है वो सदियों से एक बंधन में बंधे आ रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, अगर जंगलों को प्रोटेक्ट करना है तो आदिवासियों को भी प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो बाद में फिर 2006 वाला FRA एक्ट हमारा आया था, ठीक बात है। 80 में ये कहा गया है। फिर इसकी धारा 3 है जो एक सलाहकार समिति के गठन की शक्ति देती है कि केंद्र सरकार को वनों से संबंधित मुद्दों पर सलाह मशविरा देने के लिए एक सलाहकार समिति होगी, ठीक है। फिर इसकी धारा 4 ये कहती है कि केंद्र सरकार को ये अधिकार होगा कि इस अधिनियम के अंदर वो नए नए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। लेकिन ये जो नए नए रूल्स रेगुलेशन है, एक तो इनको आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करना होगा और इससे पहले 30 दिनों की अवधि के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं या तो वो इन नियमों को पास कर देंगे या हो सकता है इनमें कोई अमेंडमेंट बताएं, लेकिन ऐसा जो है केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। तो नए नियमों के मामले में भी इसी तरह की एक प्रक्रिया जो है देखने में आ रही है, ठीक बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। जैसे प्रीलिम्स में एक आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि जो आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 है वो एक सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान करता है। तो सही बात हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखिए धारा 3 ऐसा कहती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इतना पढ़ लिया, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, पर्यावरण संरक्षण भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व दोनों में शामिल है कि नहीं? पॉलिटी तो पढ़ी होगी आपने, जल्दी बताइए। बिल्कुल है। मूल कर्तव्य में भी कहा गया है कि वनों की जो है रक्षा करना ये एक नागरिक का कर्तव्य होगा। और नीति निदेशक तत्वों में भी कहा गया है कि राज्य इस तरह के उपाय करेगा कि जो वन है, जीव जंतु हैं, हमारी जो डाइवर्सिटी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सबको प्रोटेक्ट करने की ओर काम करेगा, ठीक है। वन भूमि या उसके किसी भी भाग का उपयोग करने के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल राज्य सरकार को है। मान लीजिए आपको याद नहीं आपने क्या पढ़ा था, अब ये स्टेटमेंट आ गई। अब एक बात बताइए, फॉरेस्ट को लेकर अगर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा तो हो सकता है कोई राज्य सरकार ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड वगैरह बनाने के लिए वनों के नियमों में बहुत ज़्यादा ढील दे दे।
है ना, या कोई गवर्नमेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बना दे कि कोई फैक्ट्री, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वहाँ पर हो ही नहीं पा रहा है, डिफेंस तक के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी ना। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी तो होगी ही होगी, राज्य सरकार की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ पे जो केवल राज्य सरकार लिखा है इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि तो कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला वाला क्या है? राइट है। फिर ये कह रहा है वन जो है वो राज्य सूची का विषय है। देखिए 3 सूची आपके पास, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो अब बताइए इनमें से वन किसका विषय है? दरअसल शुरुआत में जो वन फॉरेस्ट थे वो राज्य सूची का ही विषय थे, लेकिन बाद में एक संशोधन के द्वारा उनको वहां से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसका फायदा क्या होता है कि उस चीज पर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास भी होती है। अगर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है तो जो राज्य सरकार वगैरह होती है वो कानून नहीं बनाती है, और अगर उन्होंने भी कोई कानून बना रखा है तो जो केंद्र ने कानून बनाए हैं उनको जो है वरीयता दी जाती है। तो ये गलत हो गया क्योंकि राज्य सूची का नहीं, अब जो है समवर्ती सूची का विषय। अगेन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कौन सा सही है? हमारा देखिए सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, केवल पहला ठीक है, तो बी यानी कि केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। ठीक है, अनवेलिंग ऑफ हमारा नेशनल एम्बलम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्माणाधीन नया संसद भवन है उसकी छत पर 6.5 मीटर लंबे राष्ट्रीय प्रतीक का क्या है? अनावरण किया है। अगर वजन की बात की जाए तो लगभग 9,500 किलोग्राम है। चौड़ाई की बात की जाए तो 4.34 मीटर है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसके अनुकृति है, जो फिलहाल कहाँ पर है? सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने अशोक का जो सारनाथ वाला स्तंभ है वहाँ से लिया है। तो इसका मतलब अशोक के सारनाथ स्तंभ के बारे में हमें पता हो, क्योंकि यूपीएससी फिलहाल जो नेशनल एम्बलम हमने अनवेल किया है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो मुश्किल ही पूछेगी। हाँ, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में जो आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है वहां से सवाल पूछ सकती है। तो देखिए मौर्य काल के जो सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं वो अशोक के एकाश्म स्तंभ माने जाते हैं। ये जो वर्ड है एकाश्म, इसका मतलब क्या होता है? एक ही पत्थर को काटकर, एक ही पत्थर को तराशकर बनाए गए, यानी कि कोई ज्वाइंट नहीं है, पूरा का पूरा जो स्तंभ है वो एक ही पत्थर का बनाया हुआ है। इन पर एक बहुत चमकदार, बहुत प्यारी पॉलिश होती थी जो मौर्यकालीन मूर्ति कला को अन्य चीज़ों से अनूठा बनाती है, और ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने इस तरह के स्तंभ जो हैं वो देश में अलग अलग जगहों पर स्थापित करवाए थे। ठीक है, ये स्तंभ जो है आधार की तरफ मोटे होते हैं और ऊपर की तरफ क्रमशः पतले होते चले जाते हैं, यानी कि कुछ इस तरह की जो है शेप इन स्तंभों की होती है। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं लाट। ठीक है, इसके ऊपर फिर एक ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं चौकी। ठीक बात है, और इसके ऊपर जो है एक आकृति बनी रहती है, एक कमल का फूल इसके नीचे रहता है। ठीक है, और ये जो रहता है इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक बात, इसको ध्यान रखिएगा। जो अशोक का सारनाथ वाला स्तंभ है वो इसलिए ज़्यादा फेमस है, इसीलिए ज़्यादा अलग है क्योंकि उसमें ऊपर जो है 4 सिंह हैं, लेकिन देखने पर सिर्फ 3 दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, उन शेरों की जो अनुकृति है, उन शेरों को जिस तरीके से बनाया गया है वो बहुत सौम्य हाव भाव वाले हैं। वो दरअसल आक्रामक धर्म को नहीं, सौम्य धर्म को जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बौद्ध धर्म के सौम्य स्वरूप की तरफ वो इशारा करता है, शांति, सद्भाव, इसकी ओर वो इशारा करता है। ठीक बात है। इसके बाद देखिए मुख्य भाग को लाट कहते हैं, जैसे मैंने बताया, ऊपरी हिस्से को क्या है? शीर्ष कहते हैं। ये किससे बने हुए? चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। बलुआ पत्थर हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि रामनाथ मंदिर में इसको यूज़ किया जा रहा है और करंट अफेयर में इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने बलुआ पत्थर आपको जो है पिछली वीडियोज़ में कवर कराया है। ठीक है, लगभग कितने 45 फुट लंबे प्रशस्तर खंड, यानी कि एक पत्थर के टुकड़े के ये बने हुए हैं। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ हुए बैठे हैं, जिनकी आकृति है बेहद सौम्य है ना। इनकी मांसपेशियां, इनके बाल और जो शारीरिक बारीकियां हैं इनको बेहद कुशलता के साथ जो है पत्थर पर उकेरा गया है। दिस इज द ओरिजिनल सारनाथ स्तंभ जो फिलहाल संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ अगर आप शेरों की आकृति देखेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि स्माइलिंग फेस लगता है। ठीक है, एकदम देखने में कामनेस फील होता है।
इसके अलावा अशोक के इस तरह के ये जो स्तंभ हैं ये देश के अन्य भागों में भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, लाट हो गया। यहाँ पर शीर्ष पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल एक ही शेर है। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं है। तो दरअसल अलग अलग जगह पर ये आपको थोड़े से जगह, जैसे कहीं कहीं पर रामपुरवा वाला है, वहाँ पर आपको बैल देखने को मिलेगा, है ना। इसी तरह और जगह वाले वहाँ पर कुछ और देखने को मिलेगा, तो इनको ध्यान रखना है। ये बात ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको देखिए इस तरह के 4 चक्र देखने को मिलते हैं जिसमें 32 तीलियां होती हैं। ये दरअसल धर्म चक्र परिवर्तन को इंगित करते हैं। फिर यहाँ पर 4 जानवर हैं जिन चारों जानवरों का अलग अलग सिंबोलिज्म माना जाता है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नीचे क्या है, घंटे के आकार का एक पद्म है और ऊपर चित्रवल्लरी में एक हाथी है, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है, एक सांड है, एक सिंह है। सिंह जो है बेसिकली जो इनलाइटमेंट हुआ था बुद्ध भगवान का, उसको रिप्रेजेंट करता है। हाथी जो है बेसिकली उनकी बर्थ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह जो घोड़ा और जो सांड है इनकी भी अपनी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके बीच में क्या है, चक्र बने हुए 32 तीलियां हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का इनको प्रतीक माना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है, देखिए जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया तो माना जाता है उन्होंने धर्म के पहिए को घुमा दिया। ठीक है, या धर्म के पहिए की उन्होंने गति दे दी। उन्होंने एक नया उपदेश दिया, एक नया ज्ञान, एक नई शिक्षा उन्होंने दी। तो उनका जो पहला उपदेश है उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में माना जाता है। ठीक है, फिर ये जो सिंह स्तंभ है इसके ऊपर एक धर्म चक्र रखा हुआ है। उसके फलक के नीचे मुंडकोपनिषद, एक उपनिषद है हमारा, उससे लिया गया एक सूत्र है, सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये सारा का सारा कहाँ लिखा गया है, ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है ये वहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो सारनाथ का स्तंभ है उस पर क्या लिखा हुआ है, तो सारनाथ वाले स्तंभ पर दरअसल पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखिएगा क्या है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि, इसमें जो है ये लिखा गया है कि जो भिक्षुक है, ठीक है, उनके बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 2 और अभिलेख लिखे गए हुए हैं इस स्तंभ पर जो अशोक से रिलेवेट नहीं है। ये लगभग 280 ईसा पूर्व में बनाई गई जो है कलाकृतियाँ हैं। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके जो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स है, जो आपकी बुक है, वहाँ से इसको डिटेल में पढ़िएगा। अखिल मूर्ति सर क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कराते हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये आपकी नेशनल एम्बलम वाले की विशेषता है, इसको ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं आपकी वो सारनाथ के स्तंभ से रिलेवेंट है। अब ये एक नोट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म में जो शेर है वो दरअसल विश्व गुरु तथागत बुद्ध का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के पर्यायवाची जो शब्द हैं उसमें आपको शाक्य सिंह और नरसिंह भी जो है मिलता है, और ये हमें पाली जो गाथाएं हैं वहां से पता चलता है। ठीक है, पाली गाथाओं से। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित जो धर्म चक्र परिवर्तन था सो उसको जो है बुद्ध की सिंह गर्जना, ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, ये देखिए पाली में लिखा हुआ है धर्म चक्र पवर्तन सुत। ठीक है, तो जो बुद्ध का पहला उपदेश था उसको सिंह गर्जना जो है कहा गया था। इसको थोड़ा सा अपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। ठीक बात है। अब आइए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। पहला कह रहा है सारनाथ बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य साझा किए थे। उनकी जो पहली शिक्षा थी दरअसल वो 4 आर्य सत्य ही थे। क्या है 4 आर्य सत्य? दुख है, ठीक है, संसार में क्या है, दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण के उपाय भी हैं। ठीक है, इस तरह के उन्होंने 4 आर्य सत्य जो है शेयर किए थे। तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। फिर ये कह रहा है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ज्ञात सारनाथ स्तंभ है वो 1 रुपये के नोट पर और 5 रुपये के सिक्के पर दर्शाया गया है। अब बताइए क्या है ऐसा? तो 1 रुपये के नोट पर है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन 5 रुपये के सिक्के पर है, 2 रुपये के सिक्के पर एक्चुअली है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाता है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, सारनाथ स्तंभ का मुख्य भाग लाट और ऊपरी हिस्सा क्या है, शीर्ष कहलाता है। ये भी बात ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा दूसरा गलत है, पहला तीसरा ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा कि जो सारनाथ स्तंभ है वो ईरानियन स्तंभों के साथ काफ़ी कंपैरिजन किए जाते हैं, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इस बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ। आरबीआई की तरफ से जो है रुपये में वैश्विक व्यापार निपटान, यानी कि आरबीआई पेव्स वे फॉर ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी, यानी कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात करते हैं उसका भुगतान जो है रुपये में बड़े आराम से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है वैश्विक स्तर पर होने वाला हर कारोबार का निपटारा भारतीय रुपये में किया जा सकेगा। ठीक बात है। इस मैकेनिज्म को लागू करने से पहले जो आपके एडी बैंक है, एडी बैंक का मतलब होता है ऑथोराइज्ड डीलर्स, यानी कि वो बैंक जो विदेशों में व्यापार होता है इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी लेते हैं, इसको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हैं, तो ये एडी बैंक ऑथोराइज्ड डीलर कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई इस मैकेनिज्म को लागू करें ये एडी बैंक, इससे पहले उनको मुंबई का जो केंद्रीय कार्यालय का विदेशी मुद्रा विभाग है वहां से अप्रूवल लेनी होगी। मतलब इस चीज को शुरू करने से पहले आपको क्या है, एक विदेशी अप्रूवल लेनी होगी। तो देखिए एक्सपोर्ट में अगर भारतीय रुपए का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो ग्लोबल ट्रेडिंग यानी कि विश्व व्यापार में रुपये को बढ़ावा मिलेगा और इससे क्या है, भारतीय रुपए में मजबूती आएगी। भाई अगर सामान खरीदने में बेचने में आप रुपये को यूज़ कर पाएंगे तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी, रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये में मजबूती आएगी। सही बात है ना। फिर ये कह रहा है भारतीय रुपये में व्यापार निपटान की सुविधा के साथ ही भारत अब उन देश या कंपनियों से व्यापार करने में आसानी होगी जो डॉलर से लेन देन करने में इच्छुक नहीं थे। देखिए रूस पर यूक्रेन के आक्रमण के बाद और साथ में ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर डील की फेलियर के बाद अमेरिका ने रूस और ईरान दोनों पर ही काफ़ी सारे क्या सैंक्शंस लगा दिए थे, कुछ प्रतिरोध लगा दिए थे। भाई इनके साथ आप व्यापार डॉलर में नहीं कर सकते क्योंकि डॉलर किसकी करेंसी है, यूएस की है। विश्व व्यापार जनरली किस में होता है, डॉलर में होता है। तो अगर ईरान और रूस के साथ उन्होंने कुछ सैंक्शन लगा दिए, उनके साथ डॉलर में व्यापार थोड़ा प्रतिबंधित हो गया है, तो वहां से व्यापार करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो मतलब बहुत सारी कंपनियां वगैरह बैंक जिन पे इन सैंक्शंस के फलस्वरूप रोक लगाई गई है उनसे लेन देन करने में क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अगर अब रुपए में हम उनको भुगतान कर पाएंगे, ये फैसिलिटी हमें मिल जाए तो थोड़ा सा क्या आसानी हो जाएगी। हालांकि इससे पहले भी गवर्नमेंट ने जो है रूबल जो कि रूस की करेंसी है और जो रुपया भारत की करेंसी है इसमें जो है व्यापार करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिए थे। वो सरकार के स्तर पर एग्रीमेंट साइन होते हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल व्यापारी है जो आयात निर्यात करते हैं उनके लिए अब थोड़ी सी जो है फैसिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आरबीआई के जो नए भुगतान तंत्र से उम्मीद ये है कि कंपनियां आयात के भुगतान के लिए वैकल्पिक तरीकों का जो तलाश कर रही थी उस नए तंत्र का उपयोग कर सके। यानी कि डॉलर में ट्रेड पर तो रोक थी भैया, तो डॉलर का कोई ऑल्टरनेट तरीके की जो खोज कर रहे थे अब उनको जो है रुपये का ये एक तरीका जो है मिल जाएगा। ये जो आदेश है तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी जिसको फेमा बोलते हैं इसके तहत भारतीय रुपये में सीमा पार व्यापार लेन देन के लिए सभी निर्यात और आयात रुपये में मूल्य वर्गित और इनवॉइस किए जा सकते हैं। यानी कि इस एक्ट के तहत जो एक्ट सीमा पार जो है पैसे के लेन देन को नियंत्रित करता है इसके अनुसार अब जो है आप रुपये में इनवॉइस ले सकते हैं, रुपये में आप चालान काट सकते हैं, रुपये में आप भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। दो ट्रेडिंग पार्टनर देश जो होंगे वो जो बाजार दर है विनिमय की जो एक्सचेंज रेट चल रहा है मार्केट के हिसाब से निर्धारित करेंगे और जो पूरा व्यापार का लेन देन का सेटलमेंट होगा वो क्या है, भारतीय रुपये में होगा। आसान सी बात है। फिर एक है आपका विदेशी एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट विनियम 2016, इसका सेक्शन 7A ये कहता है भारत में जो एडी बैंक होंगे यानी कि ऑथोराइज्ड डीलर्स होंगे वो रुपये को वेस्ट्रो अकाउंट में खोलने की अनुमति दी गई है। ये वेस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक किसी दूसरे बैंक खाते को अपने यहाँ खोल के रखता है, उसकी देखभाल करता है, उसका पूरा मैनेजमेंट करता है, वो वोस्ट्रो अकाउंट होता है। जैसे मान लीजिए विदेश का एक बैंक है HBSC, उसको भारत के साथ अपना व्यापार करना है तो भारत के लोगों को भुगतान करने के लिए उसका एक खाता भारत में होना चाहिए। तो वो HBSC बैंक क्या करेगा, वो SBI के अंदर अपना एक वोस्ट्रो अकाउंट खोल के रखेगा और SBI HSB बैंक के आप कह सकते हैं बदले अब उस अकाउंट को पूरा का पूरा मैनेज करेगा। जैसे मान लीजिए अगर भारत ने किसी चीज़ का क्या है आयात किया है, कहाँ से, मान लीजिए जापान से आयात किया है,
तो अब भारत को जापानी लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। तो मतलब भारत के बैंक का एक वोस्ट्रो अकाउंट जापान के किसी बैंक में होना चाहिए जिसके द्वारा आप जो भुगतान है करा सके। इसी तरह मान लीजिए आपने क्या किया है, किसी चीज़ का एक्सपोर्ट किया है, तो मतलब कोई आपको पैसा देगा उसके बदले, तो आपके बैंक अकाउंट का एक अकाउंट उस वाले बैंक में वहाँ जापान में होना चाहिए जिससे आपकी पेमेंट उसमें डाल दी जाए और वो फिर आपके इंडिया में आ जाए। वोस्ट्रो अकाउंट जो है आपके विदेशी व्यापार को क्या है, फैसिलिटेट करता है। ठीक बात है। तो अब हम देखते हैं इस पर एक प्रश्न, क्योंकि देखिए इस न्यूज़ में हमने फेमा एक्ट के बारे में पढ़ा था, तो इस एक्ट के संबंध में एक प्रश्न को हम देखते हैं। फेमा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इसके उद्देश्य के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतानों को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। देखिए एक एक्ट है जो बाहरी विदेशी लेन देन को फैसिलिटेट करने के लिए लाया गया है, तो इसका मतलब उसका उद्देश्य यही होगा, यानी कि दिस इज अ वेरी राइट स्टेटमेंट। तो ये आपका क्या है, ठीक हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस एक्ट के तहत एक भारतीय नागरिक उस व्यक्ति को माना जाता है जो कि जन्म से क्या है, भारत का नागरिक हो। देखिए किसी एक्ट में अगर विदेशी व्यापार की बात की गई है तो कौन विदेशी है कौन भारतीय है ये तो पता करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है कि जन्म से जो भारतीय हो, जबकि फेमा एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति 6 महीने से भारत में रह रहा होगा उसको विदेशी जो व्यक्ति का न मानकर भारत का ही व्यक्ति मानकर ट्रीट किया जाएगा। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, आपका गलत हो जाता है। ठीक है। थर्ड कह रहा है इसमें दोषी पाए जाने पर सजा तभी होगी जब व्यक्ति नोटिस की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्धारित अर्थदंड ना जमा करे, यानी कि पनिशमेंट आपको तभी होगी अगर आपने 90 डेज के अंदर जो है जुर्माना अपना नहीं दिया है। तो ये स्टेटमेंट भी इस एक्ट के लिहाज से क्या है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, तो हमारा जो है डी आंसर हो जाएगा। राइट। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक की तरफ। देखिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, इसी के उपलक्ष्य में विश्व जनसंख्या संभावना 2022 ये रिपोर्ट देखिए जारी हुई है, जिसमें एक बात कही गई है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें अगर भारत और चीन की बात देखी जाए तो फिलहाल जो है नंबर 1 पर चीन आता है, लेकिन बहुत जल्द जो है भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी ज्यादा हो जाएगी और सीमित संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या का इतनी तीव्र गति से बढ़ना अवश्य एक चिंता का विषय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, 2023 में भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है। अब ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड नेशन तो बहुत जनरल नेम हो गया, उसके अंदर भी कौन सा डिपार्टमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास मामलों के अंदर जो जनसंख्या विभाग है, इसको जनसंख्या प्रभाग भी बोलते हैं, इसके द्वारा निकाली जाती है। इस रिपोर्ट ने कुछ बहुत अच्छी फाइंडिंग्स दी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली फाइंडिंग ये क्या कह रही है कि देखिए 2030 तक 8.5 अरब तक यानी कि 8.5 बिलियन जो है विश्व की जनसंख्या पहुंच जाएगी। 2050 तक 9.7 ये आंकड़ा हो जाएगा, 2080 तक देखिए 10.4 हो सकती है, और इसमें भी जो उप सहारा अफ्रीका वाला क्षेत्र है वो आधे से ज्यादा योगदान होगा। ठीक है। अगर आप इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे, इसके ऊपर एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे क्या है, जनसंख्या कम हो रही है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बता रहा है, 2050 तक जो अनुमानित वृद्धि होने वाली है वो ज्यादातर 8 देशों में केंद्रित रहेगी और भारत उसमें से एक देश है। तो देखिए कौन कौन सा है, कांगो है, मिस्र है, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। राइट। इन कंट्रीज का नाम ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने 2 रीजन के बारे में बताया है जहां पर जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा होगी। पहला ये कह रहा है सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें 2.3 बिलियन लोग थे और जो वैश्विक आबादी का क्या है 29% बनाते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो आपका मध्य और दक्षिणी एशिया है। देखिए एशिया का ही रीजन है जो ज्यादा जनसंख्या में योगदान दे रहा है। 2.1 बिलियन के साथ ये लगभग 26% जनसंख्या का क्या है प्रतिनिधित्व करते हैं।
ठीक है। अगर बात की जाए जनसंख्या के योगदान में तो दो कंट्री कौन सी हम नाम जानते ही हैं, चीन और भारत। तो चीन और भारत देखिए 1.4 बिलियन से अधिक के साथ सबसे बड़ी आबादी के लिए क्या है, जिम्मेदार है। भारत की आबादी अगर अभी बात की जाए तो 1.4 अरब लगभग है। वहीं चीन की बात की जाए तो ये देखिए कितनी है, 1.42 अरब है, यानी कि थोड़ी सी भारत से ज्यादा है। लेकिन 2050 में भारत की आबादी 1.66 बिलियन हो जाएगी, वहीं चीन कितना रहेगा, तो 1.3 बिलियन के साथ जो है रहेगा, यानी कि भारत काफी ज्यादा हो जाएगा चीन से आगे। तो ठीक है, हमें मतलब कि जनसंख्या को लेकर सिर्फ संगोष्ठियां, कॉन्फ्रेंस, जागरूकता अभियानों से आगे बढ़कर कुछ एक्टिवली करने की जरूरत है, राइट। अब देखिए कौन कौन सी वो सिटी है जो मोस्ट पॉपुलस है। सबसे पहले तो जापान का टोक्यो शहर आता है, दूसरे नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली रहती है। हम कितने ज्यादा लोग हैं ये दिल्ली में ट्रैफिक देखकर समझ में आ जाता है। थर्ड नंबर पर जो सिटी है वो देखिए चीन का शहर है संघाई। तो इन 3 सिटी के नाम याद रख लीजिएगा। अब देखिए जनसंख्या के कौन कौन से पिरामिड होते हैं, जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके सोशल इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारा का सारा आपका मीन्स का एक मुद्दा बन जाता है, राइट। अब देखिए रिपोर्ट में कुछ कारण बताए गए हैं जो तीव्र जनसंख्या का कारण बन रहे हैं। जनसंख्या जो तेज गति से बढ़ रही है, जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आने की वजह से जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो रहा है, बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो अब क्या है, जीवित रह रहे हैं। तो जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ती जीवन प्रत्याशा। रिपोर्ट कह रही है जहां लोग पहले से 65 से 66 साल तक जी पाते थे, आने वाले टाइम में 77 साल तक की एक एवरेज उम्र जो है लोगों की होगी। मृत्यु दर में कमी हो रही है क्यों मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, ठीक है। फिर जो प्रजनन निरोधक है, इनमें देखिए जानकारी का अभाव है। अभी भी बहुत सारी जनसंख्या, खासकर जो अफ्रीकन क्षेत्र है उसमें भी उप सहारा वाला और जो एशिया में कुछ क्षेत्र है वहां पर देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जानकारी का क्या है, अभाव है, और नवजात मृत्यु दर में जो कमी हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब एक नोट देख लेते हैं। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जैसा कि मैंने बताया 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार भी किया गया था। उसकी जो थीम थी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या थी, 8 अरब लोगों की दुनिया, हर किसी के लिए बेहतर भविष्य तय करने की ओर बढ़ते कदम, जहां अवसर हो, अधिकार हो और सबके पास अपनी पसंद का विकल्प हो। क्या सबके पास अपनी पसंद का विकल्प होगा अगर इतनी जनसंख्या होगी? एक सोचने वाली बात है। तो आइए, ये टॉपिक हमने समझ लिया, अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अकॉर्डिंगली आपको स्टेटमेंट दी गई है। पहला है वर्ष 2000 से 2020 के मध्य जो उच्च आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का योगदान मृत्यु पर जन्म के संतुलन से अधिक है। जनसंख्या 2 तरीकों से बढ़ सकती है, लोगों की मृत्यु कम हो जाए, जन्म ज्यादा हो जाए, मतलब लोग जा कम रहे हैं, आ ज्यादा रहे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरे देशों से लोग आपके यहाँ माइग्रेट करके आने लगे। तो देखिए अगर हम मध्यम उच्च आय वाले देशों की बात करें तो एक्चुअली में माइग्रेशन वहां पर एक ज्यादा बड़ा रीजन है जनसंख्या ज्यादा होने का। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज सी फाइंडिंग है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ठीक स्टेटमेंट है। इसका जो प्रकाशन है वो संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग द्वारा द्विवार्षिक रूप से जो है किया जाता है। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका उत्तर आपने मुझे देना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है ये आपको बताना है। एक स्टेटमेंट का आंसर मैं दे चुकी हूँ, दूसरी का आपने बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।